गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा था। ठीक है, यूनिट का नाम था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, हमने स्टार्ट की थी प्रोग्रेसिव वेव से, फिर हमने प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके कुछ टाइप्स देखे थे। ठीक है, उसके दो टाइप्स थे, ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी थी लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन कैसे किया था, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव को और लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव को हमने दो फैक्टर कंसीडर किए थे। वो दो फैक्टर कौन से थे? उसमें से सबसे पहला फैक्टर था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और दूसरा फैक्टर था डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पहला कौन सा फैक्टर था बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और दूसरा कौन सा फैक्टर था? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तो वो वेव कौन सी रहती है? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी रहती है बेटा? वो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। वेयर एज अगर ये दोनों फैक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर रहते हैं, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो हम उस वेव को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। उस वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव। हमने इसके पहले यूनिट में इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने उस पार्टिकल को एक साथ लाया तो एक वेव तैयार हुई, है ना। फिर हमने इंडिविजुअल वेव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब जहां पे एक साथ दो या उससे ज्यादा वेव आएगी, जहां पे एक साथ दो या उससे ज्यादा वेव आएगी या एक से ज्यादा वेव आएगी। ध्यान दो बेटा, क्लास में, आपके क्लास में एक ही स्टूडेंट है, आपके क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो जो भी आवाज आएगा वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट से आएगा। सही बात है। अब क्लास में दो स्टूडेंट हो गए, दो स्टूडेंट आवाज कर रहे हैं, दो स्टूडेंट बातें कर रहे हैं। अब जब दो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं तो मैं क्लास का जो आवाज है वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, जो भी नॉइज पहला स्टूडेंट कर रहा है प्लस जो भी नॉइज दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, मैं दोनों आवाज को या दोनों स्टूडेंट जो नॉइज कर रहे हैं उनको ऐड करूंगा, है ना। अब उसी तरह एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अगर स्टूडेंट है तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट द्वारा जो नॉइज क्रिएट हो रहा है मैं उनको क्या करूंगा बेटा? ऐड करूंगा। सही बात है। बस यहां पे भी वैसा ही हो रहा है, यहां पे भी वैसा ही हो रहा है। अब सबसे पहले तो प्रिंसिपल पढ़ते हैं सुपरपोजिशन वेव का, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आप हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, और हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान दो। when two or more waves traveling through a same medium arrive at a point simultaneously। arrive at a point simultaneously का क्या मतलब होता है? एक पॉइंट पे वो एक साथ आए, एक पॉइंट पे वो एक साथ आए। एक पॉइंट पे वो जब एक साथ आएंगे तो हर एक वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। मतलब हम एम्पलीट्यूड, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो उस पॉइंट पे मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? ठीक है, या उस पॉइंट पे मैं नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करूंगा? उस पॉइंट पे अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस सेकेंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। कौन सा एडिशन करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन। आप बोलोगे सर वेक्टर एडिशन क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। When two or more waves traveling through a same medium arrive at a point of the medium simultaneously मतलब एक साथ, then each wave
each wave produce its own displacement. Each wave produce its own displacement, which is independent of other. Independent of other मतलब जो दूसरी वेव होगी उसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं रहेगा. उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं अपना डिस्प्लेसमेंट कम कर, या फर्स्ट वेव बोलेगी मैं अपना डिस्प्लेसमेंट कम कर दूंगी, या फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है इसीलिए सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा. ऐसा नहीं होगा. वो दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे. ठीक है. उस कंडीशन में मुझे अगर नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट लूंगा और सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट लूंगा और उनका वेक्टर एडिशन करूंगा. अब आप बोलोगे सर वेक्टर एडिशन करेंगे, इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, ध्यान दें. ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा. अब इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दो बेटा. ये एक वेव, ठीक है, और ये दूसरी वेव. ठीक है. अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं, पॉइंट ए, ठीक है, तो जो मैंने ब्लू कलर से जो वेव बनाई है उसको मैंने लिख दिया वेव 1 और जो ब्लैक कलर से वेव बनाई है उसको मैंने लिख दिया वेव 2. ठीक है. पॉइंट ए पे जो फर्स्ट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, S1. सही बात है. वेयर सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है, S2, है ना. और दोनों कैसे बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है. ठीक है. तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, S इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं, S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2. सही बात है. लेकिन अब सेकेंड डायग्राम देखो. ये फर्स्ट वेव और यहां से बन गई ये सेकेंड वेव. ठीक है. यहां से बन गई ये सेकेंड वेव. सही बात है. फर्स्ट, और ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा पॉइंट ए. यहां पे मैंने लिख दिया पॉइंट ए. So this is displacement for first wave and this is displacement of second wave. सही बात है. तो मुझे यहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से मिलेगा, S is equals to S1 plus minus S2 is equals to S1 minus S2. सही बात है. माइनस क्यों आया, क्योंकि S2 नेगेटिव y डायरेक्शन में है ना. मुझे यहाँ पे उसका साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका वेक्टर एडिशन फाइंड करना पड़ेगा. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं. समझ में आया. एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दो. when two or more waves traveling through a same medium arrive at a point of the medium simultaneously, each wave produces its own displacement independent of other. Hence resultant displacement at that point is a vector sum of displacement due to all the waves. मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेव कंसीडर की, है ना. जरूरी नहीं हमेशा 2 ही वेव रहेगी, 10 वेव भी रह सकती है और एक पॉइंट पे वो 10 वेव आएगी. तो फिर उस पॉइंट पे उस 10 वेव का मैं क्या लूंगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट लूंगा और उनका वेक्टर एडिशन करूंगा.
सही बात है, पक्का। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, अलॉन्ग विद एग्जांपल। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? इसका डेरिवेशन एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन। किसके एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन? दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन। किसकी वजह से फाइंड करना है? बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। दो वेव एक ही पॉइंट पे आ गए, दो वेव एक ही पॉइंट पे आ गए, है ना। उसमें से फर्स्ट वेव में अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट रखा, दूसरे वेव ने अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट रखा। फिर मुझे अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट को या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करना पड़ेगा। सही बात है। तो सबसे पहले तो दो वेव्स कंसीडर करते हैं। चलो ध्यान दो, लिखता हूं वेव को, यहां से अपना डेरिवेशन स्टार्ट होगा। y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, सही बात है। एंड y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस। आप बोलोगे सर आपने साइन ही क्यों लिया? कॉस भी तो ले सकते हैं। अब ध्यान दो, ये अपना ऑलरेडी ऑसिलेशन में हो गया था, मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बताता हूं। ध्यान दो, हम ऐसी वेव बनाते हैं, है ना, हम इस तरीके से वेव बनाते हैं, ठीक है। और ये है जीरो और ये है जीरो। अब टाइम कंसीडर करोगे, एंगल कंसीडर करो, दोनों इनिशियली जीरो ही है, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो। ये आपको पता है, जो यहां पे फुलफिल होता है, जो कंडीशन यहां पे फुलफिल होती है। अगर मैंने cos जीरो लिया तो cos जीरो की वैल्यू 1 है, cos जीरो की वैल्यू 1 है, मतलब अपनी जो वेव है वो यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। यहां से स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसलिए इस टाइप के वेव को साइनोसाइडल वेव कहते हैं। कौन सी वेव कहते हैं? साइनोसाइडल वेव, ठीक है। अगर वेव यहां से स्टार्ट होती है तो वो कोसाइनोसाइडल वेव हो जाएगी, जिसमें 90 डिग्री का फेज रहेगा। सही बात है। इसीलिए हमने उसको इक्वेशन लिखा y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो वेव थी उसमें मैंने एक फेज एंगल डाल दिया, फेज डिफरेंस डाल दिया। वो फेज डिफरेंस कितने का है? फाई का। इसीलिए दूसरे वेव का मुझे इक्वेशन मिला y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहां पे ध्यान दो, a1 a2 क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। वेव के y1 y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। सही बात है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी दो वेव्स है उनके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करना पड़ेगा। मतलब y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। मैं लिख देता हूं y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। y क्या है बेटा वहां पे? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, देखेंगे क्या होता है। y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा? साइन a प्लस बी। ये क्या हुआ? साइन a प्लस बी, बट साइन
ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, a है ओमेगा टी और b है फाई, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई। अब a2 से मैं इनको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो y इज इक्वल्स टू a1 ठीक है। अब मैं इसमें से साइन ओमेगा टी कैंसल कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है ना। जब मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई। ये दिख रहा है बेटा, यहां पे जो साइन ओमेगा टी है यहां से जो साइन ओमेगा टी है वो मैंने कॉमन निकाल लिया, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा a1 और यहाँ पे बचा a2 cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, ये इतना लिख लो, यहाँ पे बोर्ड खत्म हो गया। तो अभी जो डेरिवेशन है वो मैं इधर कंटिन्यू करूंगा। आप इतना प्रॉपरली नोट डाउन करके रख दो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से आगे। ये इक्वेशन हो गया बेटा। अब कंसिडर a1 प्लस a2 cos phi is equals to a cos theta। क्या कंसिडर किया हमने इस चीज को, a cos theta एंड a2 sin phi is equals to a sin theta। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन से मैंने कंसीडर किया a1 plus a2 cos phi is equals to a cos theta and a2 sin phi is equals to a sin theta। ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, therefore y is equals to a cos theta into sin omega t plus a sin theta into cos omega t। यहां पे क्या हो गया, cos थीटा sin ओमेगा टी, sin थीटा cos ओमेगा टी। अगर मैंने एक कॉमन निकाल लिया यहां पे sin ओमेगा टी इंटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इंटू sin थीटा। ये तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, therefore a is equals to sin, ये जो फॉर्मूला था ना बेटा, ये इसी तरीके से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या बन गया बेटा अपना रिजल्टेंट इक्वेशन। किसका रिजल्टेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का। और रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर वेव, है ना। लेकिन मुझे इक्वेशन किसका फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करना है, जो मुझे अब तक नहीं मिला है, जो मुझे अब तक नहीं मिला है वो अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। सही बात है, अब मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आप लिखते वक्त बेटा थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, ठीक है।
और ए क्या है बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ए के लिए इक्वेशन फाइंड करना है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसीडर करूंगा। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करूंगा और उसके बाद उसको ऐड करूंगा। ध्यान दो, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, a1 प्लस a2 cos phi square is equals to a square cos square theta, ये a2 sin square phi is equals to a square sin square theta। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करूंगा, ध्यान दो, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान दो बेटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a1 plus a2 cos phi whole square plus a2 square sin square phi। यहां पे मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दो, a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, ये बचा है बेटा यहाँ पे a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। Therefore यहां पे सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, a1 स्क्वायर मैंने यहां से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। क्या कॉमन निकाल दिया, a2 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। अब cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, मुझे यहां पे मिलेगा सिर्फ a2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने मिटा दिया। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 इंटू a2 इंटू cos phi प्लस a2 स्क्वायर। ये a2 स्क्वायर कैसे आया बेटा, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, जैसे इस तरीके से। अब मुझे a स्क्वायर चाहिए, a चाहिए, मुझे सिर्फ a चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा यहाँ पे। स्क्वायर रूट, therefore a is equals to a1 square plus 2 a1 a2 cos phi plus a2 square। ठीक है, अब ये हो गया बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, एम्पलीट्यूड का। समझ में आया। अब इसमें 3 केसेस आती है। 3 केसेस कौन सी, ध्यान दो। जब वो दोनों वेव्स फेज में रहते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज। इसका क्या मतलब होता है, इन फेज में है, इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा नहीं है, यहाँ पे फाई है। ठीक है,
तो फाई इज इक्वल्स टू 0, फाई 0 है तो वैल्यू पुट करूंगा, cos 0 कितना होता है 1, यहां पे लिख देता हूं cos 0 इज इक्वल्स टू 1, सो a इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू cos 0 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर ना, ये क्या हो जाएगा बेटा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू प्लस a2 स्क्वायर, a प्लस a1 प्लस a2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा कि यहाँ पे a1 प्लस a2, और a इज इक्वल्स टू a1 प्लस, ठीक है, ये हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आगे देखेंगे फर्स्ट केस हो गई, यहां पे लिख देता हूं केस 1, ठीक है। अब आगे इफ a1 is equals to a2 is equals to a, या नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये एक केस होगी। अब सेकेंड केस कंसीडर करेंगे, केस 2, if two waves are आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 180, therefore phi is equals to 180 and cos 180 is equals to -1, ठीक है। चलो ध्यान दो, a is equals to a1 square plus 2a1 into a2 cos phi की जगह cos 180 प्लस a2 स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1 प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू, ये प्लस 2a1 a2 की जगह माइनस रहेगा,